चेक करो, एक टॉपिक मॉलिक्यूलरिटी का रह गया, वो मैंने अभी पढ़ाना है आपको ना। बाकी रीड कर लिए टॉपिक। पहले टॉपिक रह गया मॉलिक्यूलरिटी, ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर एक बार एनसीईआरटी में से गो थ्रू हो लेंगे हम, ठीक है। दो तरह के रिएक्शन हमने कल पढ़े थे, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। क्या फर्क है एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स की? सिंगल स्टेप में होता है एलिमेंट्री, एक से ज्यादा स्टेप में होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है एलिमेंट्री, सिर्फ इनके लिए है। मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं? ये भी इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए कंडीशन है, मान सकते हैं। क्या होगा अगर कोई रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि आपको ए टू बी बनाना है, तो ए टू बी बनाने के लिए ए लगेंगे 2, बी लगेगा 1। इसमें कोलिजन इफेक्टिव होने के लिए एक्टिवेशन चाहिए, थ्रेशोल्ड चाहिए, वो तो कंडीशनें हैं ही हैं। उसके बिना एक ये भी कंडीशन है कि ए टू बी तब बनेगा अगर 2A 1B साइमल्टेनियसली कोलाइड करें। अगर 2A 1B नहीं करते, मान लो 1A 1B करता है, तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो भी खाली कोलिजन जाएगा। क्योंकि बनाना क्या है? ए टू बी टकराए, A 1 तो ए भी बन गया। क्या हो गया? तो ये तीनों आपस में कोलाइड करें, 2A, एक क्या करे बी, तभी चांस है कि क्या बनेगा? ए टू बी। अगर ए और बी एक एक कोलाइड करते हैं, वो तो ए बी बन जाएगा इंटरमीडिएट। और ऐसा नहीं है कि ए बी दोबारा से ए से कोलाइड करे फिर ए टू बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होती है। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बनने के लिए कितने कितने रिएक्टेंट साइमल्टेनियसली टकराएं। जैसे इसे देख के सीधा पता चल रहा है कि 2A और 1B अगर साइमल्टेनियसली टकराएं तो ए टू बी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसे बस आपको काउंट करना है कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली टकराएं, उसे काउंट करके आंसर दे देना है। उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2A 1B कितनी? 3। तो बस ऐसे बताना, ठीक है। मुझे लगता है पूरे चैप्टर में इसका कोई ज्यादा रोल आएगा नहीं, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। जब ऑर्डर नहीं पता था हमें, तब ये यूज होता था, पुराना कॉन्सेप्ट है। बस इतना भी याद कर लो कि मॉलिक्यूलरिटी कुछ होता था, कोई और चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। क्या है? 2A 1B, मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3। डेफिनेशन इज इट इज इक्वल टू number of molecules colliding simultaneously to form product। कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली टकराने जरूरी हैं, उसे क्या कहते हैं? उसकी मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अगर AB2 बनाना होता तो A के 2B जरूरी होते। अगर AB बनाना होता तो A के 1B जरूरी होता। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे कोलाइड करने जरूरी हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे बस काउंट करना है, उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है बेटा। जब तक हमें कॉम्प्लेक्स एक्शन के बारे में पता ही नहीं था, तब तक हम ऑर्डर यूज नहीं करते थे, वर्ड यही यूज करते थे मॉलिक्यूलरिटी। क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में कोफिशिएंट ही लेते थे, रेट लॉ में लॉ ऑफ मास एक्शन में रेट, तो उसे हम पावर को क्या कहते थे? मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन जैसे हमें पता चला भी बहुत सारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हैं,
सही नहीं आता कोएफिशिएंट, तो हमने इसे आजकल रिप्लेस कर दिया, इसे क्या नाम देते हैं, ऑर्डर। ठीक है, फिर भी आपसे पूछा जाता है कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर कैसे कैसे डिफरेंट है, तो बहुत बड़ा फर्क है, ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कुछ एक पॉइंट और लिख लेते हैं जिससे हमें अगर और क्वेश्चन आते हैं। पहले ये लिख लो, डेफिनेशन क्या है बेटा, किसी रिएक्शन में, एलिमेंट्री रिएक्शन में, इट इज इक्वल टू किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। मैं कह रहा हूं कि अगर ए टू बी बनाना है तो दो ए एक बी टकराएगा, एक ए एक बी से काम नहीं चलेगा, वो कोलिजन आपका इफेक्टिव नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलर दो ए एक बी कितनी है, 3। ठीक है, क्लियर। कुछ एक और पॉइंट्स लिख लो इसके, जिससे हमें और क्लैरिटी होगी टॉपिक में। जैसे पहला पॉइंट है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is not defined। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए इसका कोई मीनिंग ही है नहीं, नॉट डिफाइंड है मॉलिक्यूलरिटी। तो आपको एक मल्टीपल का क्वेश्चन मिलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देके आपसे पूछेगा इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताओ, तो उसमें नहीं काउंट करना आपने नंबर कितने हैं, उसमें क्या लिखना है आंसर, नॉट डिफाइंड। तो उसमें कोई ऑप्शन होगा ABCD में से, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। जैसे एग्जांपल, ये एक रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स, इसका रेट लॉ के N2O5 की पावर 1 है। बताओ ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। कैसे आइडिया होता है, कोएफिशिएंट अलग है, पावर अलग है, तो हमने किया था ये कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 1 या डी ऑप्शन नॉट डिफाइंड। हम क्या कहने वाले हैं, नॉट डिफाइंड। तो कॉम्प्लेक्स के लिए इसका कोई मीनिंग है नहीं, अलग अलग सिंपल रिएक्शन जो होती हैं एलिमेंट्री, उसके लिए इसका मीनिंग है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें क्या आंसर देना है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, थ्योरी से पता चल जाता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्यों, रिएक्शन देख के हम बता सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया, तो इसमें पता है एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन जब टकराएंगे तभी बनेगा, तो कम से कम इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए, 1 और 3 4। तो रिएक्शन देख के पता चल जाता है, थ्योरी से पता चल जाता है। C प्लस O2 CO2 बनाना है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 इसका 1 इसका 2, इसकी कितनी है 4। तो कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये हमें ऑर्डर में डिफरेंस करने में हेल्प करेगा, है ना, ये ऑर्डर में डिफरेंस करने में हेल्प करेगा। और लास्ट एक, ये हमेशा होल नंबर होगा, इट इज ऑलवेज होल नंबर, होल नंबर होगा, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल अगर हम के एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं ऐसे कहूं कि एक मॉलिक्यूल और आधा मॉलिक्यूल टकरा के 1.5 मॉलिक्यूलरिटी है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मॉलिक्यूल कम से कम एक होगा, नहीं तो 2 3 4 ऐसे होंगे, जिसकी वजह से हमेशा क्या होगा, होल नंबर। ठीक है, तो 3 इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहला, कॉम्प्लेक्स के लिए कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ सिंपल के लिए है। दूसरा, थ्योरेटिकल है, रिएक्शन लिखी हुई देख के पता चल जाएगा भी 2 है या 3 है। तीसरा, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 1/2 3/2 4/2 नॉट अलाउड, 0 भी नॉट अलाउड, कुछ ना कुछ तो होगा ही, 2 होगा 3 होगा 4 होगा, ऐसे होंगे, हमेशा क्या होगा, होल नंबर। क्लियर है। अब यही जो प्रैक्टिस है, इसके बेस पे फिर एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, कॉपी पे ट्राई करो, डिफरेंस ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में क्या क्या है। एक ऑर्डर टर्म आई है, हमने ऑर्डर पढ़ा है, एक तरफ पढ़ा है मॉलिक्यूलरिटी।
what is difference between order and molecularity? What is difference between order and molecularity? बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है बेटा। अगर आप 10 ईयर उठाओगे तो 6-7 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर में इस चैप्टर में से। इतना कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलर। तो यही जो 3-4 पॉइंट हमने लिखे हैं वही हम डिफरेंस बना देंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख दो, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, कोई डिफाइन करो। क्या ऑर्डर बता रहे हैं? हाँ सही बता रहे हैं, सम ऑफ पावर्स। ऑप्शन की जगह सम ऑफ पावर्स इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो पावर्स होती हैं उसी का सम को हम ऑर्डर कहते थे। ए की पावर 2 है, बी की पावर 3 है, तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स किसमें? इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो सम ऑफ पावर्स है उसे क्या कहते हैं हम? ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे? नहीं पहले इधर मॉलिक्यूलरिटी तो लिख दो डेफिनेशन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियस। इसमें क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियस। उसे क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूलर। अब तुम सेकंड बोलो जो तुम बता रहे थे, कुशागर बता रहे। यस, नॉट डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स, है ना, ये कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है। इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऐसे भी लिख सकते हैं, इट हैज नो मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है। नॉट डिफाइंड का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है कॉम्प्लेक्स के लिए। और सॉरी उधर लिखना था, मॉलिक्यूलरिटी की तरफ लिखो ये वाला। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट कैन बी कैलकुलेटेड। बस इसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट हैज नो मीनिंग, नॉट डिफाइंड है। मीन मैं दोनों तरह की लैंग्वेज आपको लिखवा रहा हूँ, जैसे से मिल सकता है, या तो मिल जाए नॉट डिफाइंड या फिर मिल जाए नो मीनिंग, एक ही बात है ना। तो इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेक्शन के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसे बताओ मॉलिक्यूलरिटी। जबकि ऑर्डर कैसे निकलता है? एक्सपेरिमेंट से। तो ऑर्डर की तरफ लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ये तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, हमें देखना पड़ता है कि कंसंट्रेशन डबल करने से क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट है। ये क्या है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब तुम लास्ट बोल सकते हो भी ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा होल नंबर होगा, पॉजिटिव होल नंबर। ठीक है। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, जीरो, इवन, फ्रैक्शनल। जबकि ये सिर्फ क्या होगा? ओनली अ होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर होगा। या तो 2 होगी मॉलिक्यूलरिटी, 1 होगी, 3 होगी, 0 कुछ नहीं है। मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ तो टकराएंगे ही, 2 टकराएं, 3 टकराएं, 4 टकराएं, ऐसे। ठीक है, हो जाएगा बेटा, डिफरेंस कर लोगे। लास्ट एक क्वेश्चन और बना के लिख लो मॉलिक्यूलरिटी में। ऐसे आ सकता है, वाई रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी, वाई और रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी more than 3 are rare।
मोर देन 3 आर रेयर। मतलब 4 वाले या 5 वाले कोई ऐसे रिएक्शन में कम ही मिलते हैं। तो ये तो प्रोबेबिलिटी है। हम कहेंगे एक ही टाइम पे मैक्सिमम जो चांस है वो 2 टकराने के हैं। हम कभी कितने भी क्राउडेड एरिया में जाएं, ज्यादा से ज्यादा 2 आपस में टकराते हैं। कभी कभी रेयर चलो 3 टकरा जाते हैं। 4 एक ही जगह पे आपस में टकराएं, इसके चांस क्या होंगे? बहुत कम। तो हम कहेंगे जितनी मॉलिक्युलरिटी ज्यादा, इट मीन जितने ज्यादा एक ही टाइम पे टकराएं, क्योंकि वर्ड था साइमल्टेनियस, तो इसके चांस क्या हैं? बहुत कम। ठीक है, तो आंसर लिखो। आंसर इज it is very rare, it is very rare if 4 or more atoms, if 4 or more atoms will collide simultaneously to form product। 4 टकराएं या 5 टकराएं, इसके चांस क्या है? बहुत कम है। ज्यादातर एक वेसल है। इट इज वेरी रेयर फॉर 4 or more atoms to collide simultaneously, to collide simultaneously। 4 या उससे ज्यादा एटम कोलाइड करने के चांस क्या है? बहुत रेयर हैं, कम हैं। इसलिए ये 2-3 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 2 टॉपिक ऐसे हैं जो हमने एनसीईआरटी में से अलग निकाल लिए, उसने बीच में डाले हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कंफ्यूज ही करते। एक तो कल पढ़ा था मैकेनिज्म वाला, अलग से ही पढ़ लिया। 2-3 बातें याद रखनी है। एक एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में अलग अलग स्टेप्स होते हैं, उनमें से एक रेट डिसाइडिंग स्टेप होता है। कौन सा? सबसे स्लो वाला। और सबसे स्लो वाले पे क्या लगता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे रेट लॉ लिखा जाता है। कई बार रेट लॉ में इंटरमीडिएट आ जाता है, तो उस इंटरमीडिएट की वैल्यू हम एक और इक्वेशन से चेंज करके भर देते हैं। वो एक अलग टॉपिक हो गया। बस 3-4 तरह के क्वेश्चन। ऐसे आज वाला टॉपिक मॉलिक्युलरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, अलग ही है टॉपिक। आप इतना भी जरूर याद रखो कि कई बार वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को न्यूमेरिकल करते हुए बोल दे यूनिमोलिकुलर, तो आप अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया टर्म क्या यूज होती थी? मॉलिकुलरिटी। लेटर ऑन बाद में हमने इसे करेक्ट करके ज्यादा बेटर टर्म क्या लिया है? तो कभी न्यूमेरिकल में वर्ड आए यूनिमोलिकुलर या स्यूडो यूनिमोलिकुलर, आप इससे इमेजिन कर सकते हो। इसे किससे कंपेयर कर लो? फर्स्ट ऑर्डर से। ठीक है, तो लिख लो कहीं ये भी, यूनिमोलिकुलर मीन्स फर्स्ट ऑर्डर। पहले वर्ड ज्यादा यूनिमोलिकुलर यूज होता था जब हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में इतना पता ही नहीं था। यूनिमोलिकुलर मीन्स फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसका मीनिंग भी फर्स्ट ऑर्डर ही लेते हैं। क्लियर है बेटा? अब एक बार एनसीईआरटी में से गो थ्रू हो लो। कोई भी पेज पे कोई लाइन समझनी है आपने, वो मुझे बोल दो। आपके पेज नंबर बोल दो, और मुझे पहले फर्स्ट पेज पे देखो, कुछ भी समझना है तो। हाँ बेटा, फर्स्ट पेज पे देखना बेटा, कुछ भी समझना तो। फर्स्ट पेज पे रिएक्शन है। ग्रीक वर्ड अंडरलाइन कर लो, क्या है? काइनेसिस। इसका मतलब क्या है? मीनिंग मूवमेंट। फर्स्ट पेज पे और कुछ पूछना है? फर्स्ट पेज पे चेक करो। सेकंड पेज पे देखो, कुछ भी पूछना है आपको? थर्ड पेज पे ग्राफ वाले क्वेश्चन है, स्लोप वाले, इनमें से देखो कुछ भी पूछना है थर्ड पेज पे। एवरेज रेट वाला क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, फिर वो डिसअपीयरेंस अपीयरेंस वाले हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पे। डेल्टा H2 बाय डेल्टा T, ये वाले क्वेश्चन हैं, इनमें से देखो कुछ भी पूछना है। पेज नंबर 66, इस पे देखो, कोई भी डाउट है? अब डाउट पूछ लो, कौन सा है? हो गया क्लियर? कोई भी पेज नंबर बोल दो बेटा जिसका कोई भी डाउट है। 60
कहाँ लिखा हुआ है? 69 पे। पेज नंबर 69 पे चलोगे। साइड रिएक्शन होती है, जैसे हमने बेंजीन में पढ़ा ना, एक ऑर्थो बनता है एक पैरा, उसे कहते हैं पैरेलल या साइड रिएक्शन। ठीक है, साइड रिएक्शंस या पैरेलल। ऐसे था कि बेंजीन के ऊपर मान लो OH लगा है, इसकी दो रिएक्शनें हमने पढ़ी थी। मिथाइल क्लोराइड लगाना है AlCl3 में। किसको याद है क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? कोई ऑर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि ये वाला कौन सा एक ग्रुप दिखाता है +R, और अगर +R लगा हो तो ऑर्थो पैरा होता है, -R लगा हो तो मेटा होता है। ऐसे पढ़े थे। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, वन इज ऑर्थो, वन इज पैरा। ऑर्थो क्या लगेगा? किसी को याद आ रहा है रिएक्शन? ऑर्थो पे क्या लगेगा? इनमें से ये तो कैटलिस्ट होता है, इनमें से तोड़ो CH3, HCl निकल जाता है, यहां से एक H एक Cl निकल जाता है। लेकिन ये CH3 या तो ऑर्थो पे लगता है या फिर कहाँ लगता है? पैरा पे। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट वही है दो, लेकिन प्रोडक्ट दो अलग अलग बन रहे हैं, उन्हें कहते हैं पैरेलल या साइड रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जाके पढ़ लेना, ये टॉपिक मैंने पढ़ा दिया आपको मॉलिक्यूलरिटी का। ठीक है, मैकेनिज्म इसमें था, रेट डिसाइडिंग, ये सारा हो गया मैकेनिज्म वाला पेज। आगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेशन हमने सारे पढ़े हुए हैं। nth ऑर्डर है ना, हमने तो हाफ ऑर्डर का भी क्वेश्चन करके देखा है, ये सारा हो जाएगा। बीच में ग्राफ दे दिए मैंने, ग्राफ आपको अलग करवाए हैं। क्या मैंने आपको रिएक्शन दिखवा दी थी जीरो ऑर्डर को याद करने वाले हैं? मैंने कहा था ना, तो अमोनिया का डीकम्पोजिशन है, गोल्ड पे है ना, ये याद करने हैं। ऐसे कुछ एक फर्स्ट ऑर्डर के याद करने वाले लिख लिए थे, बस ये आपको लिखने हैं इसमें से देख के, बाकी मैंने पढ़ा दिया सारा। पेज नंबर 79 पे, पेज नंबर 79 पे चल रहे हैं। हाफ लाइफ वाला टॉपिक हो गया बेटा, चेक करो। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया हमारा। टेम्परेचर डिपेंडेंस कर लिया, आर्हेनियस इक्वेशन। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वाला टॉपिक देख लो। एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वर्ड आ रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ा कि H और I जब ये टकराते हैं तो इफेक्टिव कोलिजन होता है। पहले H और I का आपस में बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड बनते हैं। H और H का बॉन्ड अभी टूटेगा, टाइम लेगा। I और I का बॉन्ड टूटेगा, टाइम लगेगा, और उतने टाइम में क्लोज आके आपस में बॉन्ड बनाने भी लगे आते हैं, जैसे हम ऑर्गेनिक में ट्रांजिशन स्टेट कहते थे। उसी ट्रांजिशन स्टेट को एक नाम दिया गया, क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जब मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट स्टेट बनती है जिसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटे नहीं, अभी टूट रहे हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बन रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुई रिएक्शन। इसे एक नाम दिया जाता है, या तो ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। थोड़े टाइम में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा HI। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में इसी के बारे में लिखा हुआ है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इन विच क्या लिखें? इन विच bonds of reactant are breaking, bonds of reactants are breaking
and new bonds of product are new bonds of product are forming, उस स्टेट को क्या कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये कब होगा? जब इनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। मींस इसका एक डायग्राम दिखा रखा है इसने ऐसे करके, और यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है ऐसे वाला। मीन जब एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, हाइट पे पीक पे जाएगा ये, तब ये स्टेट बनेगी। ये रेक्टेंट है, रेक्टेंट पे एच एच और आई आई है, ये रेक्टेंट है। यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, एच आई बन गए, लेकिन बीच में इस स्टेज पे ये क्या बनेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब इसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी तो एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जिसमें एच और एच का बॉन्ड वीक होता जाएगा, आई आई का बॉन्ड वीक होता जाएगा, एच आई जुड़ने स्टार्ट होंगे। ये यहाँ बनेगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लेने के बाद बनता है, इसलिए इसे नाम क्या दिया जाता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हो जाएगा बेटा यही पैराग्राफ था। और फिर चेक करो। हाँ, कौन सा बेटा? 4.3.9 है मेरे पास, तो ये 4.9 पेज नंबर बोलना। 112। यही वाला तरफ है ना, दो तरफ दिया हुआ है, शेडेड एरिया किया हुआ है ना, ये वाला तरफ देख लो बेटा। एक हमने गैसियस स्टेट में टॉपिक पढ़ा था, लिख लो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। किसको याद आ रहा है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हम निकालते थे, उसके बारे में पूरा प्रॉपर लिखवाया था कि ब्रॉडन हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो हमने फ्रैक्शन और वेलोसिटी का कर्व ड्रॉ किया था कि किसी सैंपल में अगर 100 मॉलिक्यूल है गैस के, तो 100 के 100 की वेलोसिटी एक जैसी नहीं है, कुछ की वेलोसिटी कम है, कुछ की ज्यादा है, कुछ की बहुत ज्यादा है। हाँ, जो मैक्सिमम फ्रैक्शन द्वारा वेलोसिटी रखी जाती है, मैक्सिमम फ्रैक्शन द्वारा, ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है, उसे क्या कहते थे? एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स है जिनकी वेलोसिटी कम है। अगर एक कोई वेसल है जिसमें हमने 100 मॉलिक्यूल गैस के डाल दिए, मान लो हम चाहते हैं भी H2 और O2 रिएक्ट करें, वाटर बनाए, तो हमने H2 O2 मॉलिक्यूल डाल दिए, उनमें से सभी की वेलोसिटी अलग अलग है। 100 में से 10-20 है जिनकी कम है, फिर 60-70 है जिनकी वेलोसिटी एक जैसी है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, 10-20 है जिनकी वेलोसिटी काफी ज्यादा भी है। अब बस उसने थोड़ा एक चेंज किया है, वेलोसिटी की जगह वर्ड ले लिया काइनेटिक एनर्जी। क्या लगता है पॉसिबल है? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। तो बस सेम कर्व काइनेटिक एनर्जी का बन जाएगा। और मान लो ये वाले मॉलिक्यूल है जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और ये वाली हमारी एक्टिवेशन एनर्जी की लिमिट है, थ्रेशोल्ड की। मान लो एक्टिवेशन एनर्जी की लिमिट है, इधर जाते जाते क्या है, एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक्टिवेशन एनर्जी की लिमिट है, मान लो 90 की लिमिट है। जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी 90 से ऊपर है वो तो इफेक्टिव कोलिजन देने वाले हैं, जिनकी एनर्जी 90 से नीचे है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं देने वाले। तो यहाँ पे फिर वो मॉलिक्यूल फ्रैक्शन आ गई जो अगर टकराएंगे तो इनका कोलिजन क्या होगा? इफेक्टिव। क्योंकि सभी मॉलिक्यूल की एनर्जी एक जैसी नहीं है, कुछ मॉलिक्यूल की कम है, कुछ की ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा होती गई, लेकिन कुछ एक ऐसी रूम टेम्परेचर पे कुछ एक फ्रैक्शन ऐसी होती है 10% या 20%, जिनकी एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन से ज्यादा। वो वाले क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये वो फ्रैक्शन है जिसे हम कहते थे ना, फ्रैक्शन हैविंग इफेक्टिव कोलिजन। फ्रैक्शन हैविंग एनर्जी मोर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन। तो ये वो फ्रैक्शन की बात दिखा रहा है। ये कहता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल में कुछ परसेंट तो रूम टेम्परेचर पे होंगे ही होंगे,
हो सकता है 10% हो सकता है 20% डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। क्या होगा अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे ये कर्व, किसी को याद है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है टेम्परेचर बढ़ाने से? ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा का मतलब ये है कि जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा हो जाएंगे, जिनकी कम है वो क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि टोटल मॉलिक्यूल तो इतने ही रहते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ इज टोटल मॉलिक्यूल। तो हमने इसे कर्व को ऐसे ड्रॉ कर दिया था, ये हायर टेम्परेचर पे है T2 पे, ये लोअर टेम्परेचर पे था T1 पे। दिस इज हायर टेम्परेचर। और ये ग्राफ से भी समझा रहा है, ये कहते हैं बोल्ट्जमैन कर्व से भी पता चल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपके इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाते हैं? ज्यादा। इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने से, रेनियस भी यही कह रहा है, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होने से रेट क्या हो जाती है? फास्ट। ठीक है, तो ये उसने स्टेट्स ऑफ मैटर में जो कर्व बनाया था बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, वो यहाँ भी दे दिया। एक टेम्परेचर पे कम मॉलिक्यूल है जो एक्टिवेशन से ज्यादा है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाले मॉलिक्यूल जिनकी एक्टिवेशन, एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा, वो ज्यादा हो जाएंगे, फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। फ्रैक्शन बढ़ जाएगी तो के बढ़ जाएगा। तो रीनियस जो इक्वेशन है वो इससे एक्सप्लेन हो रही है। ठीक है, तो इसे लिख लो, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है किस किस का? फ्रैक्शन और काइनेटिक एनर्जी का। टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी फ्रैक्शन क्या होती जा रही है? ज्यादा होती जा रही है। और टेम्परेचर T3 बढ़ा दो तो और ज्यादा हो जाएगी। हमें क्वेश्चन ऐसे आता था, वहां भी किया था भी T2 और T1 में रिलेशन पूछ लेता था मल्टीपल में, भी T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है? क्या कहोगे? T2 ज्यादा है। ये इधर ज्यादा आते जाएंगे तो T2 ज्यादा है, तो इसमें T2 इज हायर देन। ठीक है, तो दो बातें नहीं पता चल गई हमें इस पेज पे। एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट को ही कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट हमने सुना हुआ है, एक ऐसा इंटरमीडिएट बनता है जिसमें रिएक्टेंट के बॉन्ड तोड़ रहे हैं, प्रोडक्ट के बन रहे हैं, पूरा नहीं हुआ कुछ भी, उसे हम नॉर्मली ट्रांजिशन स्टेट कहते थे। अब क्या नाम दे देंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कोई चेक करो। और कोई है बेटा? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट सारा पढ़ा दिया मैंने। कोलिजन थ्योरी वाला हो गया, जेड क्या है, पी क्या है, ओरिएंटेशन फैक्टर, यही वाला सारा लिखा हुआ है ना नेक्स्ट पेज पे। बस कंप्लीट है सारा। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी का जो टॉपिक्स हैं वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन और हम बोर्ड वाली कर रहे हैं। ये जो पैरेलल रिएक्शन का टॉपिक है ना बेटा, अगर किसी ने करना है तो मैं एक्स्ट्रा टाइम में करवा दूंगा आपको। साइड रिएक्शन का एक टॉपिक आता है, थोड़े से क्वेश्चन एडवांस पैटर्न के आ जाते हैं इसमें से, जेई मेन तक तो नहीं पूछेगा, है ना। तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। क्लास में नॉर्मल एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे, क्योंकि 99% चांस है कि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, इसी में इन डेप्थ जाने के चांस हैं। ठीक है, तो ये आपने अच्छी तरह पढ़ लिया एक बार। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और कर रहे हैं। एक लास्ट पेज पे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो करके देखते हैं। देखो, क्वेश्चन इज फाइंड आउट फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, फाइंड आउट फ्रैक्शन ऑफ effective collisions at 27 degree if activation energy is 27.6 kilocalories। तो फ्रैक्शन का भी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन इजी की है ना। ये आपको बिल्कुल लास्ट पेज पे एनसीईआरटी के यहाँ खत्म हुआ है उस पे मिला हुआ, उसमें 581 ली हुई है एक्टिवेशन, मैंने आपको थोड़ा सिंपल करके दिया है। तो कैसे करना है बताओ? फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला बताया आपको? आपको बताया था इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है। क्या फॉर्मूला फ्रैक्शन का? e रेज टू पावर माइनस ए बाय आर। ठीक है, फिर कैसे करना था आपको समझाई थी उस दिन। लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग फ्रैक्शन इज इक्वल टू माइनस ए बाय आर। वैल्यूज भर के सॉल्व करो, इसे आप 2.303 एलओजी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ई कितना है? 27.6 किलो कैलोरीज है, डिवाइड
आर की वैल्यू 2, टेम्परेचर कितने 300 केल्विन, इसे भर लो। चेक करो क्या कोई यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू देखो अगर एंटीलॉग आ रहा है तो, जिसका मैं एंटीलॉग ले सकूँ। 2.3 भी दूसरी तरफ ले लो, इसे सॉल्व करके देखो कितना का आ रहा है। लॉग एफ इज इक्वल टू माइनस इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा 3.9, ठीक है। बस इसमें वैल्यूज अलग है, इसमें 581 टेम्परेचर दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी 209 दी हुई है। तो सेम मेथड सीख लो, घर पे आप ये भी कर लेना, ठीक है। जितना भी आएगा 10 की पावर बना देंगे, अगर और कुछ नहीं आता हमें तो हमने क्या करना है, 10 की पावर बना देना है। सॉल्व करो कितना हो रहा है ये, आ रहा है कुछ 20 आ रहा है, माइनस का आएगा फिर प्लस का, माइनस तो है ही है ना, माइनस का 20 आ रहा है। तो बताओ फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 10 पर माइनस। बस मैंने होल नंबर के लिए कैलकुलेशन दे दी आपको, जो एनसीईआरटी ने दिया उसमें 581 लेके किया है। होल नंबर नहीं दिया तो आपको एंटी लॉग की वैल्यू दी जाएगी, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। पूछो कोई डाउट है, बस वैल्यूज भरी है हमने, ई रेज़ टू पावर माइनस ए बाय आर डी 2.3 भी लो भी इसे, तुमने सॉल्व करके बताया मुझे। -20 आ रहा है नहीं आ रहा, फिर भी आ रहा है ना, 2.3 लेके आया -20, 2.3 लेके आया होगा -20, है ना। तो इसे सॉल्व कर, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी if on increasing temperature, on increasing temperature half life of first order, half life of first order become half on increasing temperature from, लिख लो 27 to 37, half life of first order become half। तो अब टेम्परेचर बढ़ने से रेट कितनी फास्ट होती है, इसका हमारे पास इक्वेशन तो है, अर्हीनियस इक्वेशन, वही इक्वेशन लगेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कैसे लगेगा, क्या इक्वेशन होता है अर्हीनियस वाला, टेम्परेचर वाला, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू 2.303 बाय R, ठीक है, ये बाय 2.303 R ब्रैकेट 1 बाय T1 माइनस 1। और ये लगेगा कैसे, इसमें के तो दिए नहीं हुए, बताओ कैसे लगेगा ऐसे। हाँ, हाफ लाइफ हाफ होगी तो के क्या हो गया, डबल, क्योंकि के की जगह अगर फर्स्ट ऑर्डर है, हाफ लाइफ बने तो फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि K2 बाई K1 इज इक्वल टू टी हाफ 1 बाई टी हाफ 2, टी हाफ 1 बाई टी हाफ। तो एक क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, के का ही है लेकिन कई बार हाफ लाइफ दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का देगा और फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट है। तो अगर के और टी हाफ में रिलेट करो तो टी हाफ आपका मतलब के डबल होना होता है। सीधा क्वेश्चन था के डबल हो गया, घुमा के उल्टा क्या बनाया, हाफ लाइफ हाफ होगी, एक ही बात है, ठीक है।
पड़ेगा। तो यहाँ भर लो आप, हाफ लाइफ क्या हो गया, हाफ, इट मीन ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी, हाफ। 2 आ गया बेटा, ये यहाँ पे 2 भर लो और आंसर देखो क्या आ रहा है। लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू ये बाय 2.3, कैलोरीज में निकाल रहे हैं, ठीक है। 1/300 माइनस 1 बाय, नहीं 310 है। इसे सॉल्व करो। छोड़ दो, यहाँ सॉल्व कर लोगे। बस एक मेथड आपको समझाना था कि भाई के वाले क्वेश्चन तो कई बार दिमाग में आ ही जाते हैं, कई बार हाफ लाइफ दे देगा, तो ध्यान रख लेना हाफ लाइफ और के सेम ही है। K2/K1 हाफ लाइफ 1/2 हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए देगा और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो एक चाहे फॉर्मूला ही और लिख लो, ये वाला याद रखो कि कभी अर्हीनियस इक्वेशन में हाफ लाइफ डाल दे तो हाफ लाइफ का के साथ इनवर्स रिलेशन है, K2/K1 हाफ लाइफ 1/2। अर्हीनियस इक्वेशन ही लगेगी, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। बचेगा अभी सॉल्व इसे बाद में कर लेते हैं हम, है ना, ये निकाल लेंगे। क्लियर है। लास्ट एक और क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। पहले क्वेश्चन तुम करो। हमने कुछ ऐसे इक्वेशन लिखी थी गैसियस, चेक करो। मैंने इनिशियल प्रेशर पी आई दिया था, फाइनल पी टी दिया था एट टाइम टी। के का रिलेशन निकालना है, रिलेशन ऑफ के करके दो, कैसे किया था। के का रिलेशन निकाल, किसको याद आ रहा है कैसे कैसे किया था। हाँ, पी आई माइनस एक्स, ये एक्स बनेगा, ये एक्स बनेगा। तो इनिशियली ये पी आई है, फिर पी आई माइनस एक्स रेक्ट कर जाता है, ये कितना बनता है एक्स, ये कितना बनता है एक्स। आपको एक्स निकाल के पीटी की टर्म में भरना है। ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है ए, ये हमारा फाइनल कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स, और इसे आपको यहां भरना होता है के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, है ना। ये ए नोट बाय ए भी लिख देता हूँ कई बार, मैं बताया था ना ये, कई बार ए नोट बाय ए लिखा जाता है, कई बार ए बाय ए माइनस एक्स, सेम ही है। तो पहले ये चेक कर लो आपको याद आ रहा है नहीं, क्योंकि इसी में एक केस और करेंगे आज हम। कर लिया आज था। एक्स बता दोगे बेटा मुझे, एक्स कितना निकाला, पी टी माइनस पी आई, चेक करो आ रहा है। तो हमें तीनों जोड़ के पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी, एक एक्स कट गया, है ना। तो हम ऐसे करेंगे पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी, ये एक एक्स कट गया तो एक्स कितना आ गया, पी टी माइनस पी आई। ये एक्स यहां भरते हैं, पी आई माइनस एक्स, पी टी माइनस पी आई, इसे ओपन कर लो, ये हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी। ये हम यहां भर देंगे, ऊपर भर देंगे, ऊपर है पी आई, नीचे है 2 पी आई माइनस, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ऐसे कई केस हमने किए थे, यहाँ तक अगर 2 ले देते थे, कभी 3, याद है ये क्वेश्चन कर लिए थे ना। एक इनिशियल प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर टी टाइम पे दिया जाता है। अब इसी में एक केस और आ रहा है, नया बना रहे हैं हम, पी आई नहीं दिया, आपको क्या कह रहा है, इक्वेशन सेम है, ए गिव्स बी एंड सी गैसेज हैं, लेकिन आपको इनिशियल प्रेशर पी आई नहीं गिवन, आपको ऐसे गिवन है कि आफ्टर टाइम टी pressure is Pt, after long time pressure is P infinity।
लॉन्ग टाइम का मतलब हम मान के चलते हैं भी ऑलमोस्ट एक्शन कंप्लीट हो गई। लॉन्ग टाइम का मतलब जब लॉन्ग टाइम देता है ऑलमोस्ट एक्शन जितनी होनी थी 99.9% हो गई, 100 तो होगा नहीं है ना। तो लॉन्ग टाइम का मतलब ये मान के चलो भी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। पी इन्फिनिटी दे दिया, ठीक है। अब इसे समझ लो कैसे करना है। सेम स्टार्ट करेंगे कि जीरो पे कितना है मान लेते थे हम पी आई, फिर टी जब टी टाइम होता है तो पी आई में से कितने एक्स कम करते हैं, कितने एक्स, 1x। बी कितना होता है 1x, ये कितना होता है 1x, ये कर लेते थे। लेकिन अब पी इन्फिनिटी दिया जा रहा है तो हम मान के चलते हैं इनफाइनाइट टाइम है कोई जिस पे रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने का मतलब ए खत्म हो गया, अभी सारे का सारा ए बी में और सी में कन्वर्ट हो गया। ए पी आई है, अगर ए पी आई है, ए सारा बी और सी में कन्वर्ट हो गया, इट मीन बी कितना बन गया पी आई, सी कितना बन गया पी आई, ये जीरो रह गया। ये बात समझ आई। सारे का सारा एक्स क्या हो गया पी आई हो गया, सारे का सारे कन्वर्ट हो गया, इट मीन ये बन गया जीरो। मान लो ऐसे होता 5 एटमॉस्फेयर, आपको कहता रिएक्शन खत्म हो गई, बताओ कितना बन गया, तो हम कहते 5 से 5 ये बन गया, 5 ये बन गया, 10 बन गया, है ना। अब 5 की जगह पी आई है तो ये कितना बना पी आई, ये कितना बना पी आई, ठीक है। अब हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया, हमें पी आई भी निकालना है। तो पहले पी आई निकालते हैं, पी आई क्या आ जाएगा पी आई प्लस पी आई, ये हमें दिया हुआ है पी इन्फिनिटी, इसे वो टोटल प्रेशर कितना कह रहा है पी इन्फिनिटी। इसे समझो पहले, ये सही आ रहा है। एक पी आई बना, दूसरा पी आई बना, टोटल कितना बन गया पी इन्फिनिटी। तो बताओ पी आई कितना आ गया, पी आई इज इक्वल टू पी इन्फिनिटी बाय 2, ये आ गया पी इन्फिनिटी बाय 2, ठीक है। दूसरा क्या निकालते होते थे एक्स, पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स निकालते हैं, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स क्या है पी टी, इससे एक्स निकाल लो, एक्स कितना हो जाता है एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। लेकिन पी आई की वैल्यू भर देंगे, पी आई की जगह क्या भर देंगे पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाय 2, ये एक्स आ गया, ठीक है। हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए होता है के भरते हुए, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग, एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मतलब पी आई, एक फाइनल कंसंट्रेशन दैट इज पी आई माइनस एक्स। लेकिन आपके पास पी आई है ही नहीं है, तो फिर आप पी आई पहले यहां से देखो, ये भर देंगे पी आई की जगह, तो ये एक इक्वेशन कहाँ आएगी बताओ, पी आई ऊपर आ जाएगी पी इन्फिनिटी बाई 2, दूसरा पी आई माइनस एक्स निकाल के भर दो, एक्स आपको मैंने निकाल के दे दिया ये वाला पी आई माइनस एक्स, पी आई माइनस एक्स, पहले तो पी आई की जगह क्या भरेंगे पी इन्फिनिटी बाय 2, पी आई देख लो सही भरा, ये मैंने पी आई भर दिया। एक्स क्या है, एक्स पी टी माइनस पी इन्फिनिटी बाय 2, इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा पी इन्फिनिटी बाय 2 माइनस पी टी प्लस पी इन्फिनिटी बाय 2, पी इन्फिनिटी बाय 2 पी इन्फिनिटी बाय 2 पी इन्फिनिटी बन गया माइनस पी टी, तो ये यहां भरेंगे। अब इसकी जगह पी आई की जगह हम इसे ऐसे लिख लेंगे 2.303 बाय टी लॉग, चेक करो पी आई है नहीं, पी इन्फिनिटी बाय 2, पी इन्फिनिटी बाय नीचे पी इन्फिनिटी माइनस, ठीक है। तो अब एक केस और करवा दिया आपको, एक केस था अभी पी आई और पी टी देते थे, एक केस बन गया पी आई नहीं दिया, उसकी जगह क्या दिया पी इन्फिनिटी, तो कुछ नहीं करना, पी आई पी इन्फिनिटी से रेड कर लेना है, क्लास पे सारे का सारा ये बन गया पी आई, तो पी आई को पी इन्फिनिटी की टर्म में कैलकुलेट कर लो, जहां जहां पी आई रखा था वहां वो पी इन्फिनिटी वाली वैल्यू पुट कर दो, आपके रिलेशन बनने लग जाएंगे, सिमिलर वे में क्वेश्चन,
कर लोगे बेटा? हो जाएगा अभी। तो ये 2-3 टॉपिक मुझे लगता है ये आपको मिलेंगे, ये मेरे हिसाब से रह गए थे, है ना? बुकलेट में करें फिर कितने करके आए बुकलेट में? चेक करो 60 बुकलेट में चेक करो। 35 हमने ले लिए थे डाउट, ये ले लो बेटा। असाइनमेंट पेंडिंग है हमारा, पहले असाइनमेंट में चेक कर, पहले आज असाइनमेंट में चेक कर लो। क्वेश्चन 6 मैंने करवा दिया था आपको, इंटरमीडिएट वाला। सी पार्ट में करेक्शन है बेटा, सिक्स का सी लिखो, सी पार्ट में करेक्शन करो। रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये ऊपर जाएगा, ये क्या आएगा? नीचे। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से ये दो पीक्स कैसे आ रही है इन्हें समझना हमने। ये जो हमने मैकेनिज्म वाला टॉपिक पढ़ा उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। कई बार मैकेनिज्म में हमने ऐसे किया भी, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है और इंटरमीडिएट आगे किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। अगर ऐसे मैकेनिज्म है तो दो कर्व्स हैं, दो रिएक्शंस हैं, तो मुझे एक्टिवेशन भी दो की लेनी पड़ेगी। इंटरमीडिएट जब भी बनता है तो आपको ऐसे दो पीक्स दिखानी है, बीच में क्या दिखाना है? इंटरमीडिएट, ठीक है। दो पीक्स दिखा के बीच में क्या दिखाना है? इंटरमीडिएट। दो पीक्स में से एक बड़ी एक छोटी, वो कैसे पता चलेगा? एक स्लो होगा एक फास्ट होगा। स्लो वाले की एक्टिवेशन ज्यादा होती है, फास्ट वाले की, तो इसमें मेरे ख्याल में ये स्लो लिखा हुआ है इसने, ये वाला फास्ट लिखा हुआ है। स्लो का मतलब एक्टिवेशन हाई है, एक्टिवेशन हाई का मतलब इसकी पीक ज्यादा लंबी है, इसकी पीक क्या है? तो बस हाइट देखना है, जो स्लो लिखा होगा उसकी पीक ज्यादा ऊंची दिखा दो, जो फास्ट लिखा हो उसका इसकी पीक क्या दिखा दो? लो दिखा दो, बीच में एक आई दिखा दो। ये मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन के लिए बनेगा ग्राफ। एंडो है एक्सो, वो हमें पता है। ये वाला नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एक्सो। तो करेक्शन देख लो, ये भी उसने ऊपर दिखाया हुआ था, इसे प्रिंटिंग एरर है, नीचे कर लो, है ना? चलोगे? सेम क्वेश्चन आप इसका ग्राफ ड्रॉ करके दो, कैसे ग्राफ बनेगा? ए प्लस बी इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट आगे सी बना रहा है प्रोडक्ट, ये वाला फास्ट है, ये वाला स्लो है, और ओवरऑल डेल्टा एच पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है। तो कैसा कर्व बनेगा? दो पीक्स हैं, दो में से एक फास्ट है, एक स्लो है, कौन सा ज्यादा पीक हाइट में ज्यादा होगा? सेकंड वाला। तो सेकंड वाला ज्यादा हाइट ले लो पीक की, फर्स्ट वाले की कम दे दो, है ना? एंडो का मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा ऊपर रखना है? ए बी वाला, है ना? तो बस ऐसे दो पीक्स बना लेंगे। पहले एंडो ऐसे लगा लो, ये एंडो बन गया। अगर उधर वाला ऊपर है तो ये क्या बन गया? एंडो। अब मुझे दो पीक्स बनानी है, पहली बड़ी है छोटी, बस ये देखना है। किस पे स्लो लिखा है मैंने? सेकंड पे। तो सेकंड क्या बनेगा? बड़ा। फर्स्ट क्या बनेगा? छोटा। दो पीक्स ऐसे, ठीक है। ये पीक्स हमें क्या बता रही हैं? ये वाला बड़ा है, में ये स्लो है, ये आई है, ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैकेनिज्म के बेस पे कुछ ऐसे कर्व्स आ रहे हैं, कर लोगे? पीक की लेंथ देखनी है, तो किसकी लेंथ बड़ी होनी चाहिए? पीक की, जो स्लो है। एंडोर एक्सो पहले भी बता रखा है आपको, ये नीचे है या ऊपर है, एंडोर एक्सो डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे अब चेक करो फर्स्ट एन में से कौन सा डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ में हीनियस इक्वेशन लगेगा, log k2 by k1 is equal to EA by 2.303 r। इसमें वैल्यूज भरो,
फोर्थ करके दो भी, कॉपी पे करो ट्राई, कैसे कैसे भरोगे। फोर्थ करके बताओ, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, लास्ट बेंच आप बताओ सनमीत सिंह, एक्टिवेशन कितनी है बेटा इसमें सनमीत। 65 क्या है, किलो जूल्स या जूल्स, तो फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनाने हैं जूल्स, ठीक है। इसका मतलब नीचे आर की वैल्यू कितनी लेंगे, 8.1 बाय T1 कितना है 273 माइनस 1 बाय 290, ठीक है। ये वाला सॉल्व करके दो, कितना आ रहा है 1.05 आ रहा है। इसका मतलब अगर 1 होता तो 10 की पावर 1 होता, तो 10 के क्लोज वाला ले लो 11। 1.05 हमने log 11 लिया भी हुआ पीएच वाले क्वेश्चंस में, है ना। तो हम इसका K2 बाय K1 कितना ले लेंगे 10 से थोड़ा ज्यादा, कर लोगे ऐसे। फोर्थ नोट कर लो, आगे देख लो, किए हुए हैं कॉपी पे, किए हुए हैं क्वेश्चन, किस किसने किए हुए हैं हैंड रेस करो, कॉपी पे किए हैं सारे। 10th क्वेश्चन देखो, 10th बताऊं अभी, 10th किसका डाउट है चेक करो, 10th डाउट है बेटा किसी का। आगे देखो 15 तक कोई डाउट है, फिफ्थ, फिफ्थ कौन बताएगा, क्या फॉर्मूला लगता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। कॉपी पे किस किसने किए हैंड रेस किए थे, आप देख के बताओ, फिफ्थ मुझे बताओ कैसे सॉल्व किया, कौन बता रहा है तुम में से जिसने किए हुए हैं, हाँ तुम बताओ प्रतीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखो अभी, लास्ट आप बता रहे हो। ठीक है, -40, गुरनूर आप बताओ बताओ, -x मान लें, निकालो भी, x निकाल के दो, 120 आ गया, ठीक है यहाँ तक आ गया। आप सेकंड हाफ बताओ, भी आंसर नहीं आया, हमें कह रहा है कैटलिस्ट डाल दिया जिससे एक्टिवेशन फॉरवर्ड की 20 लोअर हो गई, रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर, तो रिवर्स कितनी लोअर हो गई, कौन बताया कैसे, एक्टिवेशन फॉरवर्ड की 80 थी, 20 लोअर होगी 60 होगी, ठीक है। रिवर्स की, बैकवर्ड की न्यू कितनी आ जाएगी, लोअर 220, फिर तो 60 नहीं आएगा, 20 आएगा। न्यू रिवर्स की कितनी आ रही है, क्योंकि दोनों की रेटिंग 60, ये 60 कैसे आ रही है बताओ, डेल्टा एच क्या रहता है सेम, तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है डेल्टा एच रिमेन सेम, इट मींस -40 इज इक्वल टू, ये तो हो गया 20, बाकी क्या रहेगी होगी बैकवर्ड की, और बैकवर्ड की कितनी आ गई 60 आ गई, इनकी रेशियो लेनी है ना, एक 20 एक 60 है, कितना आ जाएगा, रिवर्स रिएक्शन पहले ये थी बेटा, इनकी रेशियो लेनी है, पहले 120 थी, अब कितनी है 60, रेशियो कितनी आ जाएगी 2:1, ठीक है। आगे देखो, और कोई डाउट देखो 12 तक,
15 तक कोई कौन सा 19 चेक करो। समझ है तो। और कोई 20 तक 12 क्वेश्चन देखो। 12 जो प्रैक्टिस लिखे थे उसमें भी मैंने बताया था टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, एनी टेम्परेचर पे होता है या रूम टेम्परेचर पे होता है। तो मैंने कहा था फिक्स होता है, तो ए और बी में से कोई एक गलत होगा एक सही होगा। ए गलत है, बी क्या है सही है, क्योंकि 298 पे लेते हैं हम रेशो, उसे क्या कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, सी और डी में से चेक करो कोई फैक्टर 2 और 3 के बीच में है ना, लिखवाया था पॉइंट। और कोई देखो 15 तक कोई और है, 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 इज log k is equal to 5 minus 2000। किससे कंपेयर करना होता है, कौन बता रहा है इसका एक्चुअली क्वेश्चन बताओ जिससे कंपेयर करना। log k is equal to log a RT। ठीक है, 1/t अलग कर दो, ये t अलग कर दो, कंपेयर करो। log a कितना आ रहा है 5, तो 10 की पावर 5 बन जाएगा। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं इसे। माइनस CA बाय 2.303R, ये किसके इक्वल आ जाएगा -2000 के स्लोप है। इसे सॉल्व करो, आर की वैल्यू देखो उसने किसमें निकाला हुआ है कैलोरीज में, तो कैलोरीज में भर लेते हैं 2, ये इज इक्वल टू 2000 इंटू 2.303 इंटू 2, कैलोरीज आ गई। किलो कैलोरी कैसे बनेगी, डिवाइड 1000 किलो। अरे आंसर ठीक है, ग्राफ पता लीनियर आता है ना, क्या तीनों सही हो जाएगा बिदाई। और कोई 20 तक, और कोई कुछ 20 तक कोई डाउट है, हो गए सारे। बुक लड़के फिर बाद में ले लें हम। एक सब्जेक्टिव टेस्ट प्लान है हमारा, मंडे ले लें। और हीनियस इक्वेशन डाल दें उसमें एक क्वेश्चन, एक और हीनियस का न्यूमेरिकल डाल देंगे। ठीक है, कैपिटलिस्ट वाला छोड़ सकते हो और हीनियस का एक न्यूमेरिकल डाल देंगे, इतना कर। और मल्टीपल आगे कर लेना बेटा, 60 तक हो गए, 120 तक कर लो। ठीक है, क्या है हाई पिच पे हो, फर्स्ट ऑर्डर